तो दोस्तों सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एंडिंग में हम लोगों ने देखा था जिनवू एंड किंग को हरा देता है। उसके बाद जिनवू मिनब्यूंग के शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है। उसके बाद मिनब्यूंग चा को हील कर देता है और उसके बाद जिनवू मिनब्यूंग के शैडो को एक्सट्रैक्शन कैंसिल कर देता है। फिर जिनवू को छोड़ करके बाकी के हंटर्स हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं। इधर जिनवू बाकी के बचे कुचे एंड्स को भी मार देता है और एंड किंग के शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसका नाम बेरू रख देता है। और वहाँ पे बेरू जिनवू के ऑर्डर को फॉलो करते हुए बिजली की रफ्तार से बचे कुचे एंड्स को भी खत्म कर देता है। 2 दिन बाद रेड खत्म हो जाती है और इस रेड में जो लोग मर गए थे उनका यहाँ पे फ्यूनरल होता है। वहाँ जिनवू भी गया होता है। वहाँ उसकी मुलाकात चेयरमैन गो से होती है जो उसको नया गिल्ड बनाने की परमिशन दे देते हैं। उसके बाद जेजू आइलैंड पे फ्रॉस्ट मोनाच और बीस्ट मोनाच को देखा जाता है जो किसी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ पे हमें जिनवू के डैड भी दिखाई देते हैं। इधर जिनवू एक रेड गेट में फंस गया होता है, लेकिन उसकी आर्मी इजीली सभी मॉन्स्टर को मार रही होती है। अब आगे सीजन 3 का एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक हंटर जो कि डंजन के अंदर होता है। तभी अचानक से उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि फ्रॉस्ट मोनाच ही होता है। वो यहाँ पे किसी को ढूंढने आया था, लेकिन यहाँ पे भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ पे एक और मोनाच आ जाता है। वो दोनों ईस्ट के एक जगह के बारे में बात कर रहे थे जहाँ पे शैडो मोनाच है, यानी कि वो जिनवू की बात कर रहे थे। तभी दूसरा मोनाच बोलता है ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट भी उसी कंट्री में है। तभी फ्रॉस्ट मोनाच एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट फील करता है और हमें दिखता है कि वहाँ पे एक और हंटर आ रहा होता है। फ्रॉस्ट मोनाच समझ जाता है कि ये उसी की ही चाल थी हमें यहाँ पे बुलाने के लिए। तभी वो हंटर बोलता है तुम लोग कहीं कोरिया की तो बात नहीं कर रहे। फ्रॉस्ट मोनाच बोलता है अगर हम बात कर भी रहे तो तुझे क्या। इधर वो दूसरा मोनाच एक पोर्टल ओपन करता है और फ्रॉस्ट मोनाच को बोलता है हमारे पास इन सब फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। तभी फ्रॉस्ट मोनाच कहता है अगर तू हमें रोक सकता है तो रोक ले, और ये कह के वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो हंटर बोलता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, और वो उन दोनों पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी फ्रॉस्ट मोनाच एक आइस वॉल बना के उसके अटैक को रोक देता है और तभी हमें पता चलता है ये हंटर कोई और नहीं बल्कि जिनवू के डैड हैं। फिर सीन स्विच होता है और हमें रेड गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर जिनवू फंस गया था और अभी उसका सामना डंजन के बॉस से होता है। और अभी वो डंजन का बॉस काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो बोलता है तुमने अब तक बहुत अच्छा फाइट किया, पर अब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। इस जंगल के चारों तरफ मेरी आर्मी पहले से ही छुप के बैठी है। फिर वो अपने आर्मी को आवाज लगाता है बट वहाँ पे बहुत देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। तभी जिनवू स्माइल करता है और वो अपने शैडो आर्मी को बाहर आने के लिए कहता है और हमें दिखाई देता है जिनवू के शैडो सोल्जर्स ने ऑलरेडी उस मॉन्स्टर के पूरी फौज को खत्म कर दिया है और वो लोग उनकी डेड बॉडीज को लेके बाहर आ जाते हैं। ये देख के डंजन का बॉस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपने बचे कुचे मॉन्स्टर को भी अटैक करने को कहता है, लेकिन जिनवू भी यहाँ पे अपने शैडो सोल्जर्स को भेज देता है। जिनवू के शैडो सोल्जर्स बड़े ही आसानी से सभी मॉन्स्टर को मार देते हैं। अब सिर्फ अकेला डंजन का बॉस ही बचता है। वो ये सब देख के गुस्से में आ जाता है और जिनवू की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी टस्क अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है और उसे जमीन में पटक देता है। फिर जिनवू बॉस के पास जाता है और उसे कहता है अगर तुम मेरे सारे सवालों का सही जवाब दो तो शायद तुम्हें कम दर्द होगा। लेकिन वो डंजन का बॉस कुछ बोलने से पहले ही मर जाता है। जिनवू कहता है मैं इससे कुछ भी बुलवा नहीं पाया क्योंकि सिस्टम ने फिर से इंटरफेयर किया। तभी उसे याद आता है उसे डीमन कैसल क्लियर करने के बाद उसे एक की मिली थी जो कि सिर्फ लेवल 100 होने के बाद ही यूज हो सकती थी, लेकिन जिनवू का जेजू आइलैंड में लेवल 100 ऑलरेडी हो चुका था। इसीलिए जैसे ही वो उस की को अपने हाथों में लेता है उस की सारी इन्फॉर्मेशन उसके सामने पॉप अप हो जाती है और उसे पता चलता है ये की असल में डबल डंजन की है जिसमें जिनवू सबसे पहले एपिसोड में गया था। और उस गेट की जो लोकेशन है वो 417 घंटे बाद ऑटोमेटिकली जिनवू को रिवील हो जाएगी। जिनवू अपने आप से कहता है वो कार्टेनन टेम्पल, उस जगह को तो मैं चाह के भी भूल नहीं सकता। अगर मैं कोशिश भी करूं तब भी मैं उस जगह को भूल नहीं सकता। उसके बाद जिनवू को फ्लैशबैक आने लगता है उस डबल डंजन में उसके साथ क्या क्या हुआ था। जिनवू अपने आप से कहता है सिस्टम मुझे दोबारा बुला रहा है फिर से वहीं पर जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, लेकिन अब मैं और तब में बहुत कुछ बदल चुका है। लगता है ये सब शुरुआत से ही प्लानिंग की गई थी। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जिन्हो काफी गुस्से में होता है क्योंकि जिनवू के कुछ हेटर्स ऑनलाइन जिनवू के बारे में हेट फैला रहे थे, इसलिए जिन्हो उन सब के ऊपर लीगल एक्शन लेने की धमकी दे रहा होता है। तभी वहाँ पे जिनवू भी आ जाता है। वो एक बैग भर के एसेंस स्टोन्स जिन्हो को देता है और उससे कहता है तुमने बोला था ना कि हमें नया गिल्ड बनाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो इतने में तो हो जाएगा ना। जिन्हो कहता है कि ये तो बहुत सारा है, क्या तुमने कोई हाई रैंक गेट क्लियर किया है? अब तो हमें नए एम्प्लॉयज की सैलरी के बारे में भी नहीं सोचना पड़ेगा। जिन्हो कहता है कि ओ हाँ, मैं तो एम्प्लॉयज के बारे में भूल ही गया था, हमें अपने न्यू गिल्ड के लिए नए एम्प्लॉयज भी ढूंढने पड़ेंगे। जिन्हो कहता है कि हाँ वो तो है, लेकिन उससे पहले क्या आपने हमारे न्यू गिल्ड का नाम सोचा है? फिर ये दोनों गिल्ड के नाम को लेकर काफी डिस्कस करते हैं। तभी जिन्हो बोलता है सोलो प्लेयर गिल्ड कैसा नाम रहेगा। ये बात सुनने के बाद जिन्हो कहता है कि क्या? योजिन अपने मन में सोचते हुए कहता है इन्हें क्या लग रहा है, ये सब कोई मजाक है? मुझे हमेशा से लगता था ये हर चीज में बेहतर है, पर ऐसा नहीं है। हाँ वैसे भी ये भी तो एक इंसान ही है, ये भी हमारी ही तरह सोचते हैं। तभी डोरबेल बजता है। जिन्हो गेट खोलता है और वहाँ पे हंटर चा होती है। ये देख करके जिन्हो शॉक हो जाता है, लेकिन वो जिन्वू से मिलने आई होती है। जिन्वू उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तभी मिस चा बोलती है मुझे तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना है। जिन्वू उससे पूछता है
क्या चेयरमैन गो ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है या फिर जोंगिन ने तुम्हें अपनी गिल्ड से निकाल दिया है। चाओ से बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनवू उससे पूछता है तो फिर तुम्हें हमारा सोलो प्लेयर गिल्ड क्यों ज्वाइन करना है। ये सुन के मिस चा शॉक हो जाती है। वो पूछती है क्या तुमने सच में अपने गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर गिल्ड रखा है। जिनवू कहता है कि हाँ, मैंने और हमारे वाइस गिल्ड मास्टर ने मिलके ये नाम डिसाइड किया है। तभी जिन्हो कहता है कि वेट, मैंने कब डिसाइड किया और मैंने जो नाम सजेस्ट किया था उसका क्या। जिनवू कहता है कि तुमने तो कुछ कहा ही नहीं, इसीलिए मुझे लगा तुम भी इस नाम से एग्री करते हो। तभी जिनवू नोटिस करता है कि मिस चा की हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो रही है, लेकिन वो फिर भी नॉर्मल एक्ट कर रही है। जिनवू को शक होता है कि जरूर मिस चा कुछ छुपा रही है। जिनवू मिस चा को कहता है तुम अभी भी अपने पुराने गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो, तो तुम हमारे गिल्ड में भला कैसे ज्वाइन हो सकती हो। मिस चा जिनवू को बोलती है मैं उनको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए पेनल्टी पे कर दूंगी। जिनवू और भी ज्यादा डाउट करने लगता है। वो सोचता है ये इतनी बड़ी पेनल्टी पे करने के लिए भी तैयार है, सिर्फ मेरे गिल्ड में आने के लिए। जिनवू उससे कहता है हमारे पास तुम्हारे जैसे एस रैंक हंटर को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। मिस चा उससे कहती है मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए। फिर जिनवू उससे पूछता है तो फिर क्यों ज्वाइन करना चाहती हो हमारा गिल्ड। तभी मिस चा ब्लश करने लगती है। सच तो ये है कि उसे जिनवू से प्यार हो गया था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पा रही थी, इसीलिए बस वो उसके पास रहना चाहती थी। लेकिन वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस शर्माए जा रही थी। जिनवू कहता है कि ठीक है तुम ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। तभी मिस चा कहती है कि क्या, लेकिन रिक्वायरमेंट पोस्टिंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। तभी जिनवू यूजिन की तरफ देखते हुए कहता है ये हमारा एक नया रूल है, लगता है इस चीज को हमारे वाइस गिल्ड मास्टर ऐड करना भूल गए थे। फिर वो यूजिन को कहता है हमारे गेस्ट के लिए कुछ खाने पीने को लेके आओ। यूजिन कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल। जिसके बाद मिस चाहिन जिनवू से पूछती है वैसे किस तरीके का टेस्ट होगा ये। जिनवू अपने मन में कहता है क्या ये इतनी जल्दी मान भी गई, चलो कोई नहीं, जब इसको पता चलेगा इसके साथ कौन सा टेस्ट होने वाला है तब तो ये अपने पैंट में मुंह ही देगी। अरे सॉरी ऐसा कुछ भी नहीं है इस मानवा में, वो तो बस मैं ऐसे ही मजे मजे में बोल देता हूँ। जिनवू मिस चाहिन को बताता है कि तुम्हें मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर को हराना होगा। मिस चाहिन कहती है कि ठीक है मैं रेडी हूँ। फिर जिनवू उससे कहता है तो इस टेस्ट के लिए हंटर एसोसिएशन का जिम कैसा रहेगा। मिस चा कहती है कि ठीक है चलो चलते हैं। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जिम्नेजियम में टेस्ट करना काफी अच्छा है, लेकिन वो काफी ज्यादा दूर नहीं है। तभी जिनवू को याद आता है कि उसके पास तो शैडो एक्सचेंज करने की एबिलिटी थी, लेकिन क्या वो स्किल दूसरे इंसान के साथ भी काम करेगी। ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे मुझे पता चल जाएगा मेरी ये स्किल मेरे अलावा किसी और पे भी काम करती है या नहीं, और तो और मुझे मिस चाहिन के भी संतरे दबाने का मौका मिल जाएगा। जिनवू मिस चाहिन से कहता है कि रुक जाओ हम ऐसे नहीं जाएंगे। तभी मिस चाहिन कहती है अबे तो फिर कैसे जाएंगे। जिनवू मिस चाहिन को कहता है कि आप मेरे थोड़ा करीब आ जाइए। जिनवू मिस चाहिन को अपनी तरफ खींच के थोड़ा करीब लेके आता है। अबे थोड़ा क्या, ये तो पूरा ही करीब लेके आ गया। तभी मिस चाहिन भी शर्माने लगती है और वो भी अपने मूड में आ जाती है, और फिर जिनवू अपने शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करके वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और सीधा पहुँचता है हंटर एसोसिएशन के जिम्नेजियम में। तभी योजिन मिस चाहिन और जिनवू के लिए खाने पीने का सामान लेके आ गया होता है, लेकिन जैसे ही वो रूम में एंटर करता है वो देखता है कि उसके सामने जिनवू का शैडो सोल्जर है, जो देख करके उसकी वहीं पे फट जाती है। और जिनवू का जो शैडो सोल्जर होता है वो यूजिन के हाथ में जो खाना होता है उसको भी खा लेता है, और ये देखकर तो यूजिन की और भी ज्यादा फट जाती है। दूसरी तरफ हमें जिम्नेजियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिनवू मिस चाहिन को लेकर टेलीपोर्ट हो गया था। जिनवू कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारा टेस्ट लूंगा। मिस चाहिन ये देख के हैरान हो जाती है और वो कहती है अरे हम लोग यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं जानता था शैडो एक्सचेंज स्किल एक टेलीपोर्ट गेट की तरह काम करता है, मैं इसका इस्तेमाल करके अपने साथ एक दूसरे इंसान को भी ट्रैवल करवा सकता हूँ। लेकिन हाँ, फिर वही बात आ जाती है कि मुझे जहाँ पे टेलीपोर्ट होना है वहाँ पे मेरे शैडो सोल्जर को पहले से ही प्रेजेंट होना होगा, और तो और मुझे 3 घंटे वेट भी तो करना पड़ेगा। चलो फिर मेरे पास अभी 3 घंटे है, चलो फिर मैं यहाँ पे इनका टेस्ट ले लेता हूँ। जिसके बाद जिनवू मिस चाहिन से कहता है कि चलिए शुरू करते हैं। मिस चाहिन तो अभी भी हैरान में होती है कि वो लोग किस तरीके से यहाँ पे इतनी जल्दी पहुंच गए। जिसके बाद मिस चाहिन जिनवू से कहती है मुझे जस्ट अभी याद आया, मैं तो अपना वेपन लेके ही नहीं आई हूँ। जिनवू कहता है ओ तो आपका मतलब उस पिकैक्स से है। ये बात सुनने के बाद मिस चाहिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है क्या, अरे नहीं वो मेरा वेपन नहीं है। जिनवू कहता है कि अरे यार मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, आप इतना सीरियस मत होइए। मिस चाहिन कहती है कि चलो ठीक है, सामने एक स्टोरेज रूम है, वहाँ से मैं एक वेपन उठा लेती हूँ। वो जिम हंटर्स के लिए होती है, इसीलिए वहाँ पे काफी सारे वेपन्स अवेलेबल होती है, इसीलिए मिस चाहिन वहाँ से एक स्वॉर्ड उठा लेती है। और मिस चाहिन जिनवू से कहती है कि मैं अब तैयार हूँ। जिनवू कहता है कि एक स्वॉर्ड, मुझे नहीं लगता कि आपको स्वॉर्ड चलाने का मौका भी मिलेगा। मिस चाहिन कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सा वेपन यूज करती हूँ। जिनवू कहता है कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा है, चलो ठीक है मैं इनके सामने इग्रिस को समन करता हूँ। उसके बाद जिनवू इग्रिस को समन करता है और मिस चाहिन से कहता है ये मेरे पूरे शैडो आर्मी का बेस्ट स्वॉर्ड मैन है। मिस चाहिन जिनवू से पूछती है आखिर हम विनर कैसे डिसाइड करेंगे। जिस पर जिनवू उससे कहता है कि फाइट तब तक चलती रहेगी जब तक आप मेरे शैडो सोल्जर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ना कर दो। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है मैंने इनको कहा है मैंने अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर को समन किया है, लेकिन अभी अगर मैंने बेरू को समन कर लिया होता तब तो इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती। चलो छोड़ो इस बात को, मुझे लगता है अब शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद जिनवू मिस चाहिन से कहता है चलिए शुरू करते हैं। मिस चाहिन भी बिल्कुल रेडी हो जाती है, लेकिन तभी जिनवू मिस चाहिन से कहता है कि आप थोड़ी देर के लिए पीछे मुड़ सकती है। असल में वो इग्रिस को अपनी
इन्वेंट्री से निकाल के एक स्वॉर्ड देता है और उसे कहता है तुम अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगे, बल्कि तुम इसका इस्तेमाल करोगे। फिर जिनवू मिस चाहिन से कहता है चलो ठीक है, अब टेस्ट को शुरू करते हैं। मिस चाहिन भी रेडी हो जाती है और फिर इग्रिस और मिस चाहिन के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ये तो उससे भी फास्ट है। अगर कोई नॉर्मल हंटर इग्रिस के सामने होता तो वो तो कब का मर चुका होता। तभी हंटर एसोसिएशन में हम लोग चेयरमैन गो को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ सुनाई देता है। जब वो अपने खिड़की से देखते हैं तो उन्हें जिम का लाइट जलते हुए दिख जाता है। तभी वो कहते हैं कि जहाँ तक मुझे याद है आज के दिन तो किसी ने भी जिम्नाजियम को रिजर्व नहीं किया था। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगा के पूछते हैं जिम्नाजियम के अंदर जो सीसीटीवी कैमरा है मुझे उसका भी एक्सेस दो। उसके बाद मिस्टर गो जब अपनी स्क्रीन में देखते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा तो ये बात है। तो उनको असल में यहाँ पे याद आता है जेजू आइलैंड के रेड के बाद जब मिस चा होश में आई थी तो उसने सबसे पहले जिनवू के बारे में ही पूछा था। चेयरमैन को लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, इसीलिए वो जिम का कैमरा ऑफ करवा देते हैं क्योंकि वो उनके प्राइवेट मूवमेंट्स रिकॉर्ड नहीं करना चाहते थे। उसके बाद हम लोग फिर से जिम्नाजियम के अंदर का सीन देखते हैं। मिस चाहिन ने इग्रिस के ऊपर अटैक करके इग्रिस को थोड़ा डैमेज कर दिया होता है। उसके बाद मिस चाहिन जिनवू से कहती है कि तुमने कहा था कि ये तुम्हारे पूरे शैडो आर्मी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम सच बोल रहे हो। तो क्या तुम अब सच में मेरे सामने किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को समन करोगे कि नहीं। जिनवू मिस चाहिन को कहता है कि लेकिन उससे आप घायल हो सकती है। तभी मिस चाहिन कहती है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर मैं भी तो देखूं मेरे सामने कौन आता है। तो क्या आप उसके बारे में जानती हैं। मिस चाहिन बताती है कि हाँ मैंने उस बीस्ट को देखा है और मैंने उसको फुटेजेस में भी देखा था। जिनवू कहता है कि चलो ठीक है और फिर जिनवू अपने सबसे ज्यादा पावरफुल शैडो सोल्जर को समन करता है जो कि होता है बेरू, जिसको देख के मिस चाहिन गीली हो जाती है। आई मीन उनको पसीना आ जाता है क्योंकि बेरू का जो ऑरा है वो इतना ज्यादा होता है कि मिस चाहिन शॉक हो जाती है। उसके बाद जिनवू बेरू को एक ऑर्डर देता है मिस चा को बिना हार्म किए डिफीट करो। बेरू कहता है कि जैसा आप कहे माय किंग। तभी बेरू जोर से दहाड़ मारता है जिससे कि जिम के सारे शीशे टूट जाते हैं। मिस चाहिन बेरू को देखने के बाद कहती है क्या जिनवू ने इस मॉन्स्टर के साथ फाइट किया था, ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा है। बेरू अपने पंजे निकाल के अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी जिनवू उससे कहता है बेरू जल्दी से अपने नाखूनों को हटा लो, वरना अगर मिस चाहिन को अगर थोड़ी सी भी चोट लगी तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और ये बात सुनकर बेरू तुरंत अपने नाखूनों को अंदर कर लेता है और कहता है ठीक है जैसा आप कहे माय किंग। मिस चा अटैक करने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी बेरू अचानक से उसके पीछे आ जाता है। तभी मिस चा को याद आता है कि जेजू आइलैंड में भी उसने यही किया था। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे चाल में दोबारा से फंस जाऊंगी। फिर वो तुरंत अपने स्वॉर्ड से बेरू पे अटैक कर देती है, लेकिन बेरू सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उस अटैक को रोक देता है। बेरू अपने मन ही मन सोच रहा होता है मेरे किंग ने मुझे कहा है कि मैं इस लड़की को बिना हार्म किए इसे डिफीट करूं। तो सिंपली इसका मतलब ये है अगर मैं अपने आप को इतना ज्यादा फास्ट और ताकतवर दिखाऊं कि सामने वाले की लड़ने की ताकत ही खत्म हो जाए। उसके बाद मिस चा बेरू के हाथ में से अपनी स्वॉर्ड छुड़ा लेती है और फिर उस पर लगातार अटैक करती रहती है। जैसे कि हम सबको पता है मिस चा एक एस रैंक की हंटर है और वो काफी तेज अपनी स्वॉर्ड चलाती है, लेकिन उसके बावजूद बेरू उसके हर अटैक को इजीली डॉज कर लेता है, वो भी एक जगह से हिले बिना। बेरू सिर्फ अपने बॉडी मूवमेंट से ही मिस चाहिन के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। फिर बेरू मिस चाहिन के करीब जाके उसके मुंह पे एक धाड़ मारता है जिसके प्रेशर से मिस चाहिन थोड़ी पीछे चली जाती है। जिनवू ये सब देख के अपनी मन ही मन कहता है कि विनर शायद ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। जिसके बाद वो मिस चाहिन से कहता है क्या अब आप सेटिस्फाई हो या फिर आपको और भी लड़ना है। तभी मिस चाहिन कहती है कि नहीं अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है, मेरे अंदर अभी भी ताकत है और मैं इतनी आसानी से हार बिल्कुल नहीं मानूंगी। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या ये लड़की पागल हो गई है, आखिरकार ये क्या सोच रही है। इनको तो अब तक रियलाइज हो चुका है कि इनके और बेरू के पावर लेवल में कितना ज्यादा गैप है। जिनवू को पता था कि बेरू उसके सभी बाकी शैडो सोल्जर से अलग है क्योंकि उसका जन्म ही सिर्फ किलिंग करने के लिए हुआ था, लेकिन जिनवू देखता है कि बेरू अपने किलिंग इंटेंट को दबा रहा होता है। उन दोनों का फाइट फिर से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस बार बेरू सिर्फ डिफेंड ही नहीं कर रहा होता बल्कि मिस चाहिन पे अटैक भी कर रहा होता है और बेरू के इस अटैक को मिस चाहिन जैसे तैसे डॉज कर लेती है। और बेरू का ये जो अटैक होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस जगह की जमीन ही पूरी तरीके से टूट जाती है और तो और मिस चाहिन की स्वॉर्ड भी टूट जाती है। लेकिन फिर भी मिस चाह हार नहीं मानती और वो अपने मन ही मन कहती है मेरे पास बस एक ही चांस है इसके ऊपर अटैक करने का, क्योंकि मेरा जो माना है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और इसी वजह से मैं अपने सबसे पावरफुल स्किल का सिर्फ एक ही बार यूज कर सकती हूँ। उसके बाद मिस चाहिन बेरू के ऊपर अपने फुल स्पीड से अटैक करती है और वो यहाँ पे स्वॉर्ड ऑफ स्लाइट का यूज करती है और बेरू के ऊपर अटैक कर देती है। जिनवू दूर खड़ा ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है अरे नहीं ये क्या कर दिया इसने। फिर हमें दिखाया जाता है मिस चाहिन का वो जो अटैक होता है वो बेरू के ऊपर लैंड कर जाता है और मिस चाहिन की जो स्वॉर्ड होती है वो सीधा बेरू के छाती के आर पार चली जाती है और इस अटैक के लगने के बाद बेरू के माइंड में कोई चीज एक्टिवेट हो जाती है और वो जिनवू के ऑर्डर को ना मान के अपनी एंड क्वीन के ऑर्डर को मानने लगता है जिसने कि उसको जन्म दिया था। और उसकी एंड क्वीन का ऑर्डर ये था कि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम ही सबसे ताकतवर हो, तुम्हें अपने दुश्मनों को जान से मारना है और ये लड़की तुम्हारी एनिमी है। उसके बाद बेरू अपने फुल किलिंग इंटेंट मोड में आ जाता है और वो मिस चाहिन के ऊपर तेजी से बढ़ने लगता है। जिनवू बेरू के ऊपर चिल्लाकर उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन बेरू फिर भी नहीं रुकता। उसके बाद
बाद जिनवू बेरू के पास काफी तेजी से जाता है और बेरू के अटैक को अपने हाथों से रोक लेता है और उसको पीछे हटने के लिए कहता है। जिनवू बेरू से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि रुको, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। उसके बाद जिनवू मिस चाहिन से कहता है कि आप ठीक तो है ना, कहीं आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी। मिस चाहिन कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद बेरू तुरंत जमीन में गिर के माफी मांगने लगता है और वो जिनवू से कहता है, माय किंग मुझे माफ कर दीजिए। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है, अबे क्या है ये। तभी जिनवू मिस चाहिन से कहता है, आखिरकार आप खुद को इतना ज्यादा पुश क्यों कर रही थी, ये बस सिर्फ एक इंटरेस्ट टेस्ट था, तुम्हें सिर्फ इसके लिए अपनी जान को रिस्क में डालने की क्या जरूरत थी। लेकिन मिस चा चुप रहती है और उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं देती। फिर जिनवू बोलता है, तुम्हें आखिर मेरे गिल्ड को क्यों ज्वाइन करना है, क्या चाहती हो तुम, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है। उसके बाद जिनवू अपने मन ही मन सोचता है, अबे ये मैं क्या बक रहा हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जरूर कुछ और बात होगी। ऐसा बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस चा उसे कहती है कि हाँ मुझे तुम में ही इंटरेस्ट है, और ऐसा कहने के बाद वो शर्माने लगती है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है यूएस के हंटर ब्यूरो का ऑफिस, जहाँ पे मिसेस सेलर और माइकल माफी मांग रहे होते हैं कि वो जिनवू को अपने साथ ला नहीं पाए। तभी मिस्टर डेविड कहते हैं कि मुझे सॉरी वगैरह नहीं सुनना है, तुम बस ये बताओ तुम्हें जिस काम के लिए भेजा गया था वो पूरा हुआ या नहीं। अगर तुम सबको याद नहीं तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मिस्टर डेविड ने उन लोगों को इसलिए भेजा था ताकि वो जिनवू को अपनी पावर को अपग्रेड करने का लालच दे सके और अपने ही देश यूएस का सिटीजन बना सके। और ये सब कुछ मिस सेलर के मदद की वजह से ही होने वाला था, क्योंकि वो किसी भी हंटर के पावर्स को अपग्रेड कर सकती थी। लेकिन वो लोग इस काम में फेल हो जाते हैं। मिस सेलर अब तक कांप रही होती है, जो सब कुछ उसने जिनवू के अंदर देखा था उसे याद करके। तभी मिस्टर डेविड कहते हैं, अगर ऐसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। फिर डेविड माइकल को लेकर उसी बिल्डिंग के 24वें फ्लोर पर जाता है और वो माइकल से कहता है, क्या तुम्हें याद है जब पहली बार एक एसरेंग गेट खुला था। माइकल कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे अच्छे तरीके से याद है। उस डंजन ब्रेक की वजह से पूरा वेस्ट अमेरिका तबाह हो गया था। उस रेड में दुनिया भर के अलग अलग एसरेंग हंटर आए थे, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में बहुत सारे एसरेंग हंटर मारे गए थे और उनमें से सिर्फ 5 हंटर ही सर्वाइव कर पाए थे और उन लोगों ने ही मिलकर डंजन के बॉस को हराया था और तभी से उन 5 को नेशनल लेवल हंटर का टाइटल दिया गया था। फिर हमें पता चलता है कि उस डंजन का बॉस असल में एक ड्रैगन था जिसका नाम कामिस होता है। तभी वो दोनों बातें करते करते 24वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा गेट होता है और जैसे ही गेट खुलता है हमें एक बड़ा सा रूइन स्टोन दिखाया जाता है जो कि असल में कामिस का होता है। डेविड का प्लान असल में ये होता है कि वो ये रूइन स्टोन जिनवू को गिफ्ट करेगा और बदले में उसे अपनी कंट्री का सिटीजन बनने को कहेगा। और वैसे भी ये रूइन स्टोन सिर्फ मेज टाइप हंटर ही यूज कर सकते हैं, तो ये तो जिनवू के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। फिर हमें कामिस की डेड बॉडी दिखाई जाती है जो लैब में होती है। हालांकि अभी सिर्फ उसकी हड्डियां ही बची होती है और उसका साइज इतना बड़ा होता है कि उसके सामने तो इंसान भी चींटियों की तरह लग रहे होते हैं। उसके बाद सीन स्विच होता है और हमें जिनवू के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिनवू अपने वॉशरूम में अपने ही चेहरे को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है, जब से मैं रीअवेकन हुआ हूँ मैं ये तो देख ही सकता हूँ कि मेरी हाइट पहले से थोड़ी बहुत बढ़ गई है और मेरी बॉडी का शेप और लुक्स भी बदल चुके हैं, लेकिन क्या मैं सही में इतना ज्यादा हैंडसम हो गया हूँ, क्योंकि मैं तो एक एवरेज लड़के की तरह ही दिखता हूँ। अबे मिस चाहिन जैसी ब्यूटीफुल लड़की को मेरे जैसा लल्लू कैसे पसंद आ गया। जिसके बाद जिनवू अपने बहन के पास जाता है और उससे कहता है, जिन्हा मुझे बताना जरा तुम मुझे कितना रेट करना चाहोगी। जिन्हा पूछती है कि किस बेसिस पर। तभी जिनवू कहता है कि मेरे लुक्स के बेसिस पर। और जिन्हा ये सब सुन के कहती है कि क्या, आखिरकार तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कैसे मिल गया। जिनवू उसके पास में आके उसके सर को पकड़ के कहता है, क्या ये क्या बकरी हो तुम। जिन्हा उसे बोलती है कि मेरी आंखों में तो तुम्हारी शक्ल बिल्कुल घटिया और बकवास है। जिनवू उसको मार रहा होता है और उसे कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मुझे इतना फालतू बोलने की, और तुम्हारा बेकार सा ओपिनियन देने के लिए थैंक्स। लेकिन जिन्हा तो उसे लात पे लात मारी जा रही थी और जिनवू उससे कहता है, ए अपना पैर हटा, पीछे रख अपने पैर को, वरना पैर टूट जाएगा तेरा। फिर उसके बाद मुझे मत बोलियो, शायद तू भूल गई है कि मैं एक एस रैंक का हंटर हूँ। और फिर इन दोनों भाई बहन के बीच में थोड़ी बहुत बहस होती है। उसके बाद जिनवू जिन्हा से कहता है, वैसे मैं एक गिल्ड बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। जिसपे जिन्हा कहती है कि ओहो तुम तो अब बड़े आदमी बन गए हो। जिनवू उसे बोलता है कि मेरा जो गिल्ड है मैंने उसका नाम सोलो प्लेयर गिल्ड रखा है। जिन्हा ये सुन के कहती है कि क्या, भला ये भी कोई नाम है। जिनवू उससे बोलता है कि क्यों, कुछ अजीब नाम है क्या। जिन्हा उसे कहती है कि ये अजीब नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अजीब नाम है, और वैसे भी तुम्हारे पास तो शैडोज को समन करने की एबिलिटी है ना, तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो तुम एक सोलो प्लेयर तो बिल्कुल नहीं हो। जिनवू कहता है कि तुम्हारी बात में दम तो है। फिर जिनवू जिन्हा से कहता है, तो फिर तू ही बता देना कि इसका नाम क्या रखना चाहिए। उसके बाद जिन्हा सोचने के बाद कहती है कि अर्जेंट गिल कैसा नाम रहेगा, जिसमें आ का मतलब मैं होता है और जिन का मतलब आगे बढ़ना। जिनवू कहता है कि ये नाम बुरा तो नहीं है। और जिन्हा उसे कहती है कि वैसे मैंने इस नाम को इसीलिए चुना क्योंकि अगर तुम मेरे नाम को अगर उल्टा करो तो आज ही नहीं बनता है। क्यों, तुमको ये नाम अच्छा नहीं लगा क्या। जिनवू कहता है कि इतना बेकार नाम भी नहीं है, चलो ठीक ही है। उसके बाद दूसरी तरफ हमें मिस चाहिन को दिखाया जाता है जो कि सो ही नहीं पा रही होती है और उनको बार बार जिनवू का ही ख्याल आ रहा होता है और वो अपने मन ही मन कहती है कि अरे यार बार बार मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। तो जैसा कि हमने देखा था मिस चाहिन ने जिनवू को कन्फेस कर दिया था कि उसको जिनवू में इंटरेस्ट है। वो सोच रही होती है, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, कहीं जिनवू मुझे पागल तो नहीं समझ रहा होगा। फिर वो कहती है कि नहीं, उसने मेरी जान बचाई थी तो इतना तो मेरा हक बनता ही है। लेकिन फिर उसको याद
आता है, अगर देखा जाए तो बिंगो ने ही मुझे हील करके मेरी जान बचाई थी। फिर उसे बिंगो की एक बात याद आती है। जब वो जेजू आइलैंड में बेहोश थी तब उसे अपने माइंड में एक आवाज सुनाई दी थी और वो आवाज असल में बिंगो की होती है। बिंगो मिस चा को बोल रहा होता है कि प्लीज जिनबू को बता दो कि उसे अपनी पावर को लेकर सावधान रहना पड़ेगा, और इतना बोल करके वो गायब हो गया था। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा? क्या जिनबू की पावर्स उसके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी या फिर वो मिस शाहीन को ओयो लेके जाएगा? जानने के लिए देखिए इसका अगला पार्ट। अगर दोस्तों इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो कृपया लाइक मारो, फ्री में है। इस वीडियो में एम करते हैं 399 लाइक्स का, उसके बाद ही आएगा इसका पार्ट 3। तो वीडियो जल्दी चाहिए तो फास्ट लाइक कर देना, और हो सके तो कमेंट से सब्सक्राइब भी कर देना। और तुम लोगों को अगर और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पे आई हुई 2 वीडियो में से किसी एक पे टैप करो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।